आज हम इसमें मिनरल्स रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में मिनरल रिसोर्सेज की स्थिति क्या है। मिनरल या खनिज ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं, प्राकृतिक रासायनिक तत्व हम इन्हें बोल सकते हैं। और इनमें कई सारे फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके कारण हम इनका उपयोग विविध प्रकार के कामों में करते हैं। वैसे जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये रॉक्स में मिलते हैं, और रॉक यानी चट्टान ये एक तरह का प्राइमरी मटेरियल हम इसको कह सकते हैं, प्रारंभिक तत्व। तो किसी भी देश में मिनरल्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है या उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो जितने ज़्यादा होते हैं, उस देश के लिए डेवलपमेंट के कामों को करने में या फिर इंडस्ट्रीज़ को बनाने में या फिर सेल्फ डिपेंड होने में सहूलियत होती है। आज आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया है और कुल मिला के ये 50% टैरिफ हो गया है। इसका मतलब अगर भारत का सामान अगर अमेरिका में जाएगा तो उस पर जो है 50% टैक्स जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी कीमत अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो भारत का सामान अमेरिका में आसानी से बिक नहीं पाएगा। अब अमेरिका ऐसा अकेला क्यों करता है या किस कारण से करता है? तो अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, सेल्फ डिपेंडेंट नेशन है, यानी उसके पास जितने अपनी ज़रूरत के लिए जो है बेसिक चीज़ें चाहिए हैं, मिनरल्स चाहिए हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए है, वो उसके पास है। यानी उसे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। हम यानी भारत जैसे विकासशील देशों में सभी कुछ हमारे देश में ही पैदा नहीं होता है, यह सब कुछ हम खुद नहीं बना पाते हैं। तो हमें अभी भी बहुत कुछ ऐसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है जो हमसे बेहतर है, और इसीलिए इन देशों की मनमानी अपने हिसाब से चलती है। तो भारत अब उस तरफ जा रहा है, जैसे आपने देखा कोविड के बाद भारत ने या भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका मतलब ये था कि हम जितनी भी चीज़ें भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन्हें स्वयं बनाएं या मिनिमम डिपेंड रहें बाकी देशों पर। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपनी ज़रूरत की अधिकतम चीज़ें भारत में ही बना देंगे और फिर हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना होगा। और वही स्थिति तब संभव है जब हम अपने देश के सारे मिनरल रिसोर्सेज को ढूंढ करके उसका उपयोग करना शुरू कर दें। तो रिसोर्सेज लगभग सभी देशों में होते हैं, परंतु जो हमारी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भूगर्भिक स्थिति है हमारी, कि हमारे देश में जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो किस किस तरह की बनी हुई हैं, उन रॉक्स में किस प्रकार के मिनरल्स हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में आयरन नहीं मिलता है, उत्तराखंड में कॉपर नहीं मिलता है, उत्तराखंड में जिप्सम नहीं मिलता है। तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, बट यही चीज़ें भारत के अन्य राज्यों में मिल जाती हैं। हम छोटा नागपुर वाले रीजन में जाएंगे या फिर जो है हम झारखंड वाले तेलंगाना वाले हिस्से में चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो किसी भी देश में मिनरल्स रिसोर्स होना एक बहुत बड़ा साधन होता है डेवलपमेंट का, और साथ में उन्हें एक्सप्लोर करना यानी निकाल करके उनका इस्तेमाल करना। तो भारत में ये जो रॉक्स हैं या जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये
प्री पैलियोजोइक पीरियड का जो दौर था, यानी जब जो है पृथ्वी का विकास हो रहा था, अर्थ का डेवलपमेंट हो रहा था, उस दौर में प्री पैलियोजोइक एक पीरियड आता है। उस पीरियड में इन मिनरल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्यों हुआ होगा? तब जो रॉक्स आज हमारे पास हैं, चट्टानें जो हमारे पास हैं, उन चट्टानों का विकास इस दौर में हुआ होगा। इसका मतलब ज्वालामुखी ज़्यादा फटे होंगे, टेक्टोनिक मोमेंट ज़्यादा हुए होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा बनी होंगी, और उस दौर की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो आज हमारे पास मिनरल के संसाधनों के रूप में मिलती हैं। तो ये वो पीरियड है जिस दौर की चीज़ें भारत में आज हमें संसाधनों के रूप में मिल रही हैं। अब इसमें जो रॉक्स हैं जिसमें ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं, चाहे वो हम आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, जिप्सम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, बॉक्साइड की बात करें, ये तमाम जो मिनरल्स हैं चाहे वो मेटलिक हों या नॉन मेटलिक हों, दोनों तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये जो है मुख्य रूप से हमें भारत के पेनिनसुलर रीजन में मिलते हैं, यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यानी जो साउथ वाला हिस्सा है और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस लोकेशन में भारत के अधिकतम मिनरल्स हैं, अधिकतम खनिज हैं। तो ये जो रॉक्स हैं ये हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो इग्नियस रॉक्स में ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा जमता है उससे बनती है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। और दूसरी जो रॉक बनती है ये जो है इग्नियस रॉक्स में ही या सेडिमेंट्री रॉक्स में जो बनी हुई है। अगर उन रॉक्स में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े या फिर प्रेशर ज़्यादा बढ़े तो वो रॉक्स अपने नेचर में बदलाव कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन करने के बाद वो जो मिनरल है उसके स्वरूप में भी चेंज आ जाता है, और वो ऐसी बदली हुई रॉक्स को कहते हैं हम मेटामॉर्फिक या कायांतरित। तो इन दो चट्टानों में खासकर हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिलने के लिए हमें सेडिमेंट्री में मिलते हैं, बट मैक्सिमम हमें यहाँ से मिलेंगे। अब वो जगह कौन सी है जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आते हैं और जहाँ पर हमें खनिज ज़्यादा मिलते हैं? तो इनमें जो राज्य हैं ये हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ये पूरी बेल्ट है एक, जहाँ पर जो है हमें मिनरल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, और ये मिनरल्स हमें अयस्क यानी ओर के रूप में जो है मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रीशियस मेटल्स होते हैं, यानी बहुमूल्य धातुएं होती हैं, और इनका इस्तेमाल करके जो है हम कई प्रकार के चीज़ों को बनाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो भारत में जो है इनको हम एक तरह की बेल्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसी कई सारी बेल्ट हैं भारत में जो मिनरल्स रिच हैं, यानी जो खनिजों के लिए जो है वो जानी जाती हैं। तो ऐसी कई सारी बेल्ट आती हैं, और ये कौन कौन सी बेल्ट हैं भारत में जहाँ पर जो है ये हमें मिलेंगे? तो ये जो मिनरल्स रिच बेल्ट हैं, खनिज में की पेटियां हैं, इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बेल्ट है भारत के अंदर छोटा नागपुर बेल्ट। तो जो छोटा नागपुर हिस्सा है यहाँ पर हमें मिनरल सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और अगर हम छोटा नागपुर को बोलेंगे कौन कौन से राज्य के में फैला हुआ है ये क्षेत्र, तो ये जो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों को मिलाकर के बनता है छोटा नागपुर बेल्ट। इस छोटा नागपुर बेल्ट में भारत के सबसे ज़्यादा खनिज हैं, अधिकतम मिनरल्स, और यही कारण है कि जो उद्योग धंधे हैं भारत के अधिकतर वो इसी बेल्ट के इर्द गिर्द मिलेंगे। जैसे आयरन और स्टील प्लांट मिलेंगे हमें इसी जगह पे मिलेंगे हमें मैक्सिमम, तो उसके कारण होते हैं। तो इस अगर हम छोटा नागपुर में जाएंगे कि कौन कौन से वो खास खनिज हैं जो हमें इस जगह पर मिलते हैं, तो इसमें जो है कोयला,
कोयला एक बड़ी मात्रा में जो है हमें यहाँ पर मिलता है। जो कोयले के जो 4 रूप होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, उनमें से यहाँ पर जो है हमें बिटुमिनस मिलता है। एंथ्रेसाइट ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बिटुमिनस कोयला। और ये कोयला उद्योग धंधों के लिए आवश्यक होता है। यही कारण है कि जो भारी उद्योग जिन्हें हम बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती है, ये इसी एरिया के आसपास है। तो वहाँ पर जो हमें टेम्परेचर के लिए एनर्जी चाहिए, कोयला, वो कोयला भी यहीं पर है। और आयरन ओर यानी लौ अयस्क भी इसी जगह पर है। इसीलिए यहाँ पर जो भारत ने सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान अपने आयरन और स्टील प्लांट लगाए थे, सरकार ने लगाए थे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी हमने 1956 से 61 के बीच में कई सारे स्टील प्लांट लगाए, वो हमारे इसी इर्द गिर्द में लगे हैं। झारखंड में लगा है, छत्तीसगढ़ में लगा है, उड़ीसा में लगा है, वेस्ट बंगाल में लगे हैं। तो ये रीजन है कि क्यों लगे हैं यहीं पर, या फिर ये रीजन अगर क्वेश्चन पूछेंगे यूपी में क्यों नहीं लगा, उत्तराखंड में क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं है। न यहाँ पर कोयला है जो इस उद्योग के लिए पहला जरूरत है एनर्जी के रूप में, और न यहाँ पे ओर है, अयस्क है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती है। तो ये दोनों तीनों पहलू जुड़े हुए हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, कोयला यहाँ पर है, आयरन ओर यहाँ पर है, और इसीलिए उद्योग धंधे भी यहीं पर इस्टेब्लिश हुई हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये टिस्को जो है कहाँ है, झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर शहर। जो जमशेदपुर शहर है ये रतन टाटा के पिता के नाम पर है, जमशेद जी टाटा उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर बना है जमशेद नगर। और ये 1907 में यहाँ पे टिस्को स्थापित हो गई थी। तो ये लिंक है एक दूसरे से। क्यों, तो यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। माइका, माइका में भारत विश्व का पहला प्रोड्यूसर है। माइका यानी अभ्रक, ये एक तरह का बेस्ट इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं आजकल, जैसे हम जो है टेलीविज़न बना रहे हैं, फ़ोन बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, जहाँ जहाँ बिजली के लिए हमें सर्किट बनाने पड़ते हैं और हमें बिजली एक दूसरे तार से कनेक्ट ना हो, टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए हमें बीच में ऐसा पदार्थ लगाना पड़ता है जिसमें बिजली आराम से ट्रांसफ़र ना होती है। दैट इज़ नोन एज इंसुलेटर। तो ये माइका बेस्ट इंसुलेटर है, काले रंग का होता है। भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके अलावा मैग्नीज ये भी लोहे की तरह होता है और इसी तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। क्रोमाइट, बॉक्साइड, आयरन ओर, ये छोटा नागपुर के पठार में पाए जाने वाले भारत के प्रमुख खनिज हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार है कौन कौन से राज्य में, छोटा नागपुर के पठार में क्यों उद्योग धंधे स्थापित हो रखे हैं, बैकबोन है वो इंडस्ट्री की भारत के अंदर, क्यों है। तो ये 2-3 रीजन, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें समझना होता है कि क्यों, जैसे छोटा नागपुर के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके उद्योग क्षेत्र के रूप में स्थापित होने के कारणों को परिभाषित करो, तो तब हमें ये सारे रीजन जो है समझाने आने चाहिए कि यहाँ पर क्या है। ये हो गया भारत की पहली बेल्ट। ऐसी दूसरी बेल्ट है सेंट्रल बेल्ट यानी मध्य पेटी। और इस मध्य पेटी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राज्य आते हैं सेंट्रल बेल्ट के अंदर। और इस सेंट्रल बेल्ट में जो मुख्य रूप से खनिज हैं, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, माइका है, कॉपर है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, ये तमाम प्रकार के खनिज हमें इन राज्यों में मिलेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और खनिज होंगे ये निम्न तरह के। तो ये खनिज जो है मध्य पेटी में हमें मिलेंगे। तो ये हमारे पास कई बार पर्टिकुलर नाम आते हैं कि बालाघाट भारत के कौन से राज्य में स्थित है।
जहाँ से जो है ये खनिज मिलता है। या फिर जो है सिंह भूमि कहाँ पर है, कौन से राज्य के अंदर आती है और वहाँ से कौन सा खनिज मिलता है। या फिर जो है कुदेर मुख कहाँ पर है, या सेलम कहाँ पर है। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब आप इसको पीछे वाले हिस्से से जोड़ोगे, जो आपने ज्योग्राफी में पीछे पढ़ लिया, रॉक्स पढ़ लिए हैं, टोपोग्राफी पढ़ ली है, अब रिवर्स पढ़ लिए हैं, डिपॉजिट्स पढ़ लिए हैं, तो उनको हम यहाँ अप्लाई करके इन किसी भी क्वेश्चन के जवाब को दे सकते हैं कि कहाँ पर भारत में क्या मिलेगा। तो ये दूसरी पेटी हो गई है खनिज संसाधनों के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन डाउट किसी को? तीसरा है इसके अंदर सदर्न बेल्ट, ये दक्षिणी पेटी है। और इस दक्षिणी पेटी में विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु ये राज्य आते हैं। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें है। इसमें भारत में जो सोना गोल्ड मिलता है वो इसी बेल्ट के अंदर मिलता है सबसे ज़्यादा। सोना यहाँ पे है, लॉ यस्क यहाँ पर है, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अब्रक, बॉक्साइड, जिप्सम, ये तमाम खनिज हमें इस सदर्न बेल्ट के अंदर मिलेंगे। तो ये दक्षिणी पेटी है जिसमें मूल रूप से 2 राज्य शामिल हैं। और यहाँ पर सोने की एक सबसे पुरानी खान है भारत की, जिसका नाम है कोलार माइन। तो कोलार माइन जो है ये आंध्र प्रदेश में आती है और भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। और अब तो भारत ने कुछ अन्य जगहों पर भी जो है सोने को एक्सप्लोर किया है, बट सबसे पुराना क्षेत्र यही है जहाँ से ये मिनरल्स मिलते हैं। और ये खनिज कौन सी चट्टान में मिलेंगे हमें? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। और दक्षिण भारत जो बना हुआ है हमारा, ये डेक्कन का पठार बोलते हैं हम इसे। डेक्कन का पठार लावा से बना है, और लावा जो है ज्वालामुखी के फटने से बनता है। और ज्वालामुखी के फटने से जो चट्टान बनती है उसमें हमें खासकर धातु मिलते हैं, धातु खनिज मिलते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेटलिक और नॉन मेटलिक जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पर, तो ये प्रीसियस मेटल्स में आते हैं अपने इन विशेषताओं के कारण। तो ये तीसरी बेल्ट हो गई है भारत के अंदर जहां पर ये मिलेंगे हमें। चौथी बेल्ट है वेस्टर्न बेल्ट, पश्चिमी पेटी, और इसमें शामिल है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे। तो ये जो है इन राज्यों में ये देश का एक संपन्न मिनरल रिच रीजन है। यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छे खनिज जो है हमें मिलते हैं, जिसमें कॉपर, तांबा है, सीसा, लेड है, जस्ता, जिंक है, यूरेनियम है, माइका है, अवरक, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस, नमक में मिलेगा हमें, सॉल्ट। और उसके अलावा ये जो स्टोन होते हैं, पत्थर घर बनाने के लिए, उसके अलावा प्रीसियस मेटल्स स्टोन भी मिलेंगे। और चूंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल गैस भी मिलती है, तो हम कह सकते हैं नेचुरल गैस या नेचुरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम भारत का जो सबसे सक्षम संपन्न क्षेत्र है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज द मुंबई हाई। और मुंबई हाई जो है अरब सागर में स्थित है और ये भी इसी बेल्ट के अंदर आता है। तो ये तमाम खनिज जो है हमें इस वाली बेल्ट में मिलेंगे। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखना चाहें, चित्र के थ्रू देखना चाहें कि कहाँ कहाँ पर, तो ये है बेल्ट, ये बेल्ट हैं। इनको हम अलग अलग जो है बेल्ट के नाम से जो है जानते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग जो है खनिज देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार सबसे संपन्न है। यहाँ पर हमें जो है लगभग आयरन ओर भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, उसके अलावा बॉक्साइड भी मिलेगा, माइका भी मिलेगा इस जगह पर। ये तमाम खनिजों का सबसे सक्षम संपन्न क्षेत्र है। बस यहाँ पर प्रीसियस मेटलों में से गोल्ड सिल्वर नहीं मिलता है, बाकी अधिकतर यहाँ पर हमें मिलेंगे। या फिर यूरेनियम,
यानी जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो यहाँ पर नहीं है, वो हमें साउथ वाले हिस्सों में ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये निकाल सकते हो कि कौन से खनिज, यहाँ पर हर खनिज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें रॉक्स ध्यान होनी चाहिए कि चट्टान कहाँ पर कौन सी होती है, और उसके बाद हम उसी के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा खनिज भी होना चाहिए, और ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन डाउट किसी को यहाँ से? इसके अलावा ये पांचवी बेल्ट है भारत में, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। इसमें कर्नाटक, गोवा और केरला ये वाला हिस्सा आता है। और यहाँ पर जो खनिज हमें मिलेंगे ये जो है विशेष रूप से जो है इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट। ये मोनोजाइट इसी से हमें जो है यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल भी मिलता है। उसके अलावा आयरन और लौह धातु मिलेंगी, बॉक्साइड मिलेगा, अवरक मिलेगा, चूना पत्थर। ये तमाम चीज़ें हमें इस साउथ वेस्टर्न बेल्ट के अंदर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये खनिज हमें इस वाले के अंदर मिले। और लास्ट है इसमें हिमालयन बेल्ट, जो उत्तर भारत का भाग है। उत्तर भारत में जो है हिमालयन बेल्ट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग में जो मिनरल्स हमें मिलते हैं उसमें कॉपर यानी तांबा, लेड, सीसा, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन और जिप्सम। उसके अलावा चूना भी मिलेगा हमें यहाँ पे, लाइमस्टोन भी काफ़ी मात्रा में हमें यहाँ से हासिल होता है। तो जो हिमालय है इसका ज़्यादातर हिस्सा तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अवसादी चट्टानों से। बट इसमें जो है समय के साथ कुछ बदलाव भी हो गया, तो कुछ हिस्सा इसमें मेटामॉर्फिक भी है, यानी कायांतरित चट्टानें भी हैं। तो आपके पास जो 3 चट्टानें हैं उनमें से यहाँ पर जो है अधिकतर चीज़ें हमें हासिल होंगी इसके अंदर। तो ये जो है हिमालय की विशेषता हो जाएगी कि क्या क्या है। क्लियर है? किसी को यहाँ से कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? तो ये भारत के मिनरल रिच रीजन है, यानी जहाँ पर हमें अलग अलग खनिज मिलते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन इसमें जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में जो है छोटा नागपुर वाले भाग में कौन कौन से खनिज हमें मिलेंगे मुख्य रूप से, या फिर जो है उसने सेंट्रल बेल्ट पे पूछ लिया, मध्य पेटी पे, कि वहाँ कौन कौन से खनिज मिलेंगे, या राज्य को पूछ सकता है उसमें, या फिर उस स्पेसिफिक जगह को पूछ सकता है जहाँ से वो खनिज निकलता है। जैसे इसको रिलेट कर सकता है रॉक से, रॉक में फिर वो ले जा सकता है कुडप्पा की रॉक्स, धारवाड़ की रॉक्स, ऐसे क्वेश्चन भी ले जा सकता है। तो ये क्वेश्चन किताब से नहीं होंगे सॉल्व, ये क्वेश्चन हमें खुद अप्लाई करने पड़ते हैं कि कुडप्पा की रॉक कहाँ है, धारवाड़ की रॉक्स कहाँ है, और तब जाके हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सी चट्टान में कौन सा खनिज मिला। और ये पीछे भी तुम्हें बता रखा है कि कोडप्पा में क्या है, धारवाड़ में क्या है, सारा का सारा आपको पीछे बता रखा है। तो यानी तभी तो कहते हैं कि बार बार रिवीजन कीजिए। तो बार बार रिवीजन से क्या होता है, पीछे वाला भी मेमोरी में आ जाता है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो भी मेमोरी में आ जाता है। जब दोनों चीज़ें इकट्ठी मेमोरी में आती हैं तो उसके आधार पर हम नए क्वेश्चनों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जब हम एक ही जगह का पढ़ते हैं तो फिर एक ही की जगह याद रहता है, पुराना वाला जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता है, और फिर हमें लगता है कि मेरे से नहीं हो गए। तो इसका एक ही तरीका है कि सिलेबस को हर बार रिसाइकिल करते रहिए, पीछे जो पढ़ा था उसे रिकॉल करना, अब जो पढ़ रहे हैं उसे समझना, और तब जो है मिल करके जो है उसके सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोशिश बार बार होनी पड़ेगी, तभी जाके ये संभव होगा।
अब ये जो मिनरल्स हैं, इन सारे मिनरल्स के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, करेक्टर होते हैं, और जब हम इनको गुणों के आधार पर देखते हैं तो फिर हमको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनका इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये खनिज किस किस प्रकार के होते हैं। तो हम खनिजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांट सकते हैं, और हम इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं जो मेटलिक होते हैं, मेटलिक यानी जिनमें बिजली हस्तांतरित करने का गुण पाया जाता है, तो मेटलिक हम ज़्यादातर वहीं से लेते हैं। तो एक तो हो गए मेटलिक धात्विक, इनमें धात्विक गुण होता है, और दूसरे होते हैं नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक ये होगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इनको हम कहते हैं अधात्विक खनिज। तो ये दो कैटेगरियां सीधा सीधा हैं इसके अंदर। अब जो मेटलिक हैं, धात्विक हैं, उसको भी दो में बांटते हैं हम। एक तो लोहा आयरन करेक्टर वाले होते हैं, तो जिनमें लोहे की मात्रा होती है उनको कहते हैं हम फेरियस मेटल्स, यानी लौह धातु वाले खनिज। और दूसरे वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है, तो इन्हें कहते हैं नॉन फेरियस मेटल्स, यानी अलौह वाली धातुएं। अब इसके अंदर आप पहले वाले में चली जाए, लोहे वाली कौन कौन सी होती हैं, तो लोहे वाले में जो है आयरन ओर हो गया, लौह अयस्क। इसके अलावा क्रोमियम, ये भी इसी करेक्टर का होता है जिसमें आयरन का कुछ कंटेंट्स आएगा। उसके अलावा मैग्नीज, ये भी लोहे की तरह होता है। निकिल, ये भी इसी की तरह होता है। टंगस्टन, ये भी इसी की, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और उसके अलावा कोबाल्ट, ये सारे लौह धातुएं कहलाती हैं, इनको हम फेरियस मेटल के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास जब वो क्वेश्चन को पूछेगा तो क्वेश्चन को यूपीएससी में वो घुमा सकता है, और वहां पर कह सकता है कि उसने ये दे दिया और फिर पूछ रहा है कि विच वन इज द फेरियस और नॉन फेरियस मेटल। तो फिर हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस किस में लोहे के गुण होते हैं और किस किस में लोहे के गुण नहीं होते हैं। तो ये तो जो है आयरन वाले हो जाएंगे। दूसरे हैं ये वाले नॉन फेरियस मेटल्स, और इसमें जो है कॉपर, तांबा, लेड, एल्युमिनियम, जिंक और बॉक्साइड, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इसमें जो है लोहे का, यानी लोहे का करेक्टर नहीं पाया जाता है। परंतु जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास के बारे में कहते हैं कि किन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी, तो इसको और इसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिसिटी पास में ज़्यादा सुटेबल मिनरल्स में आएगा ये। इसीलिए जो हम तार, वैसे तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, हैं? सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, है? सिल्वर होता है, यानी चांदी। पर चांदी का तार तो लगा नहीं सकते हैं, वो तो इतना महंगा है। तो हम फिर उसके बेस्ट ऑल्टरनेट पे जाते हैं, और वो हमारे को क्या मिलता है, कॉपर, तांबा। तो तांबा सबसे बढ़िया होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, यानी ये इसमें लॉस कम से कम होता है बिजली का जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उससे। तो इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल क्या करते हैं ज़्यादा। तो जो हमारी तारें होती हैं, जब हम तार खरीद के लाते हैं दुकान से, तो एक तार हमें सस्ती मिलती है और एक तार थोड़ा महंगी मिलती है। तो जो महंगी वाली होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की, और जो एल्युमिनियम की होती है वो थोड़ा सस्ती होती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि कॉपर भारत में महंगा है, कम मिलता है भारत में, इसलिए महंगा है। बट जिस देश में कॉपर ज़्यादा होता होगा वहाँ कॉपर और सस्ता भी होता होगा। डिपेंड करता है कि किस देश में क्या खनिज ज़्यादा और कम मात्रा में है। तो भारत में कॉपर की मात्रा कम है, रिक्वायरमेंट हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये महंगी है। बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर कंडक्टर है और इसमें बिजली ज़्यादा। तो ये जो हमारी तारें होती हैं, बिजली की तारें, ये बिजली की तारें हमारे यहाँ कॉपर इतना तो है नहीं कि हम सारी तारें किसकी बना दें, कॉपर की। तो फिर हम इनको या तो एल्युमिनियम की बनाते हैं और कुछ जगहों पर हम आयरन की बनाते हैं, लोहे की। तो ये
चीजें हैं तो इसमें लॉस होता है। लॉस का मतलब जहां बिजली बन रही है और जहां बिजली पहुंचनी है, उस वहां से अगर जो है उन्होंने जो है 2 मेगावाट बिजली बनाई है, तो यहां तक पहुंचने में पूरी 2 मेगावाट नहीं पहुंचेगी, इसमें लॉस हो जाता है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी लॉस। तो ये लॉस तारों के कारण होता है जिसमें जो है सप्लाई हो रही है। तो बेस्ट कंडक्टर वो माना जाएगा जिसमें पूरी की पूरी सप्लाई हो गई है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये बेस्ट हर जगह होता है। जैसे आदमी कम्युनिकेट करता है, अब अगर उसने सही सही लोगों से कम्युनिकेट किया है तो जो है जो कम्युनिकेशन सबसे पहले आदमी ने किया था वही पहुंचेगा लास्ट तक। बट अगर बेकार लोग, रद्दी लोग बीच में आ गए हैं, तो फिर जो इसने बोला था और जो लास्ट वाले को पहुंचा मैसेज, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, लॉस बेस्ट क्वालिटी में कम होगा और बेकार क्वालिटी में ज़्यादा होगा, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन का हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर किसी और चीज़ का हो। तो ये जो है नॉन फेरियस मेटल्स यानी अलॉ, यानी इनमें चुंबकीय गुण नहीं मिलेगा हमें, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये ज़्यादा बेहतर होंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये जो है हमारे पास नॉन फेरियस है। और तीसरा हो गया हमारे पास जो है नॉन मेटलिक। तो नॉन मेटली यानी जिसमें धातु ही नहीं आती है, उसको हम धातु के अंदर लेते नहीं है। और ये इसमें आता है हमारे पास मुख्य रूप से डायमंड, हीरा, मार्बल, ये जो हम पत्थर यूज करते हैं, लाइमस्टोन यानी चूना, और ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, और माइका यानी अवरक। ये सारी चीजें जो है नॉन मेटल्स के अंदर शामिल होती हैं। तो इस तरह से जो है हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, खनिजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये जो है भारत में अलग अलग लोकेशनों में हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट किसी को? ये दोनों स्वरूपों में आपके पास क्वेश्चन के रूप में आएंगे। अब जितने मिनरल्स हैं भारत में, उनमें से कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे भारत में और कुछ कम मात्रा में मिलेंगे। तो जो अच्छी मात्रा में भारत में अवेलेबल हैं, उनमें से कौन कौन से मिनरल्स हैं, प्रमुख खनिज कौन से हैं? खनिजों का एक्सप्लोरेशन दुनिया में तब ज़्यादा हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुए थे, औद्योगिक क्रांतियाँ। भारत में जो हम पहली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस दौर में जो है डेवलपमेंट हुआ था समाज का, लोगों का। तो जो सबसे पहली धातु का इस्तेमाल बताया गया है वो कौन सी थी? अरे कौन सी धातु आदमी ने सबसे पहले इस्तेमाल की? कॉपर, तांबा। सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल हुआ था। परंतु तांबा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। इसलिए इससे वैसी प्रगति नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। तो प्रगति कब हुई हमारे समाज की? एंशियंट टाइम पे, जब इन्हें सबसे हार्ड मेटल मिला उस दौर का। और वो हार्ड मेटल कौन सा था? आयरन, लोहा। तो जब लोहा मिला तो उसके बाद जो है कृषि होनी शुरू हुई, क्योंकि लोहे से बनी हुई चीजों से हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर पहुंची थी। तो जो हमारे समाज का विकास है वो इन धातुओं के खोजे जाने के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब हम आधुनिक दौर की बात करते हैं, जो आज का समय है, इस पूरे वर्तमान विश्व में पूरी दुनिया के जिन देशों ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की, वो देश हैं जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आए। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आए, इंग्लैंड में आए। तो 17वीं सेंचुरी में वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने वो चीजें बनाई जो हम अब बना रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया पे क्या किया? राज। वही प्रोग्रेस जो है
17वीं सेंचुरी के बाद अमेरिका में आ गई, और अमेरिका ने फिर जो है ये डेवलपमेंट किया, और फिर पूरी विश्व में जो है वो एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो गया। आज जो ये उटपटांग जो निर्णय ले रहा है वो किसी पे, जैसे ब्राजील पे उसने 50% टैरिफ लगा दिया, हम पे लगा दिया, जो अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा है। अब भारत पे क्यों लगा रहा है? क्योंकि भारत उसकी सुन नहीं रहा है। वो कह रहा है भारत को कि तुम रसिया से कुछ भी मत खरीदो, खासकर से पेट्रोल डीजल। और हमारी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है 140 करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एनर्जी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा। और ऊर्जा भारत में हम पेट्रोल डीजल गैस से हासिल करते हैं, और वो हमारे यहाँ खुद होता नहीं है। हम अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 70% इम्पोर्ट करते हैं, तो हम वहीं से खरीदेंगे जहाँ से हमें सबसे सस्ता पड़ेगा। और वो सबसे सस्ता हमें कहाँ से पड़ता है? रसिया से। इसलिए हम खरीद रहे हैं, और उसी से जो है अमेरिका चिढ़ा हुआ है, और इसीलिए उसने 25% ये जुर्माने के रूप में लगाया। तो खनिजों की भूमिका ऐसी है। अब जैसे चाइना पे उसने लगाया, शुरू में चाइना में उसने जो है 125% तक लगा दिया था, बट चाइना बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी वो मैक्सिमम चीज़ें खुद अपने बलबूते बना सकता है, कर भी सकता है। इसलिए उसे अमेरिका पे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, या दुनिया के किसी बाकी देश पर भी उसकी डिपेंडेंसी नहीं है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो है अमेरिका ने लगाया, उल्टा चाइना ने लगाया, फिर उसकी आपस में सेटलमेंट हुआ, और अब उनका टैरिफ से संबंधित विषय खत्म हो चुका है। भारत भी लगाएगा। अभी भारत ने जो है रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाया है, यानी प्रत्युत्तर में नहीं लगाया। अभी अमेरिका ने लगाया हमारे प्रोडक्ट पे। अगर ये अमेरिका में जाते हैं तो हमारे ये सारे उद्योग, खासकर जो है जो हमारे फुटवेयर इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मेटलिक इंडस्ट्रीज हैं, ये इन उद्योगों का सामान अब अमेरिका में जाने में क्या आएगी? दिक्कत, क्योंकि महंगा हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ लोग खरीदेंगे नहीं उसे। और हमें भी फिर लगाना पड़ेगा अमेरिका के सामानों पर टैक्स। और जब हम भी टैक्स लगाएंगे तो फिर अमेरिका का सामान भी भारत में आसानी से नहीं आ पाएगा। तो फिर वो देश यहाँ बेचना चाहेंगे जिनका सामान अभी भारत में नहीं बिक रहा है, और हम भी उन देशों में बेचना चाहेंगे जहाँ हमारा सामान अभी तक नहीं बिक रहा था, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट है, तो हर कोई वहीं पहुँचाता है सामान, फिर वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है पूरी दुनिया के अंदर। परंतु अब ये जो सारे चीज़ें हैं, तो इनसे समझ में आता है कि मिनरल का क्या रोल होता है किसी भी देश के विकास में। और ऐसा ही हम अपने आप से भी जोड़ते हैं कि हमारे बीच में से जो भी व्यक्ति सक्षम है, संपन्न है, पैसे के हिसाब से, घर के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से, सब कुछ है जिसके पास, वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो उसकी अपनी प्रगति अपने हिसाब से चलती है। बट जो गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, और जरा सा अगर दूसरे से उसको सपोर्ट न मिले तो उन्हें क्या हो जाती है? दिक्कत। इसलिए फिर उन्हें क्या करनी पड़ती है? सुननी पड़ती है उस शक्तिशाली आदमी की जो इन्हें कुछ मदद कर रहा है। जैसे गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग हमेशा मारे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और फिर इन्हें हमेशा शक्तिशाली लोगों का कहना मानना पड़ता है। बट इसी में से अगर कोई मेहनत करके, उबर करके सक्षम हो जाता है तो उसे किसी पे डिपेंड नहीं है, फिर वो अपने जी सकता है, रह सकता है। तो यही देश को भी एक मैसेज मिलता है, ऐसी है। तो भारत के पास इसे दो अवसर आएंगे, या तो हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर हम बर्बाद भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें, क्योंकि सुपर पावर है, कई तरह का फर्क पड़ेगा हम पे। अब ये हमारे पे है कि हम अपने देश को, या हमारी सरकारें अपने देश को किस मोड़ पे ले जाते हैं। और जब हमें आत्मनिर्भर बनना होता है तो हमें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, संघर्ष। जैसे तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, तुम्हें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना है, समाज पे निर्भर नहीं रहना है, सरकार पे निर्भर नहीं रहना है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा तगड़ा। स्ट्रगल करेंगे तो नौकरियां लग जाएंगी, नौकरी लगेगी तो तनख्वाह आएगी ठीक ठाक, और फिर आप घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी फिर तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बट ऐसा होने के लिए एक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तो चाहे वो देश को करना पड़े या हमें इंडिविजुअल करना पड़े, ये तो चलता है। तो ये हो गए हैं
पहला इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारे पास आयरन ओर, लौह अयस्क। ये जो लौह अयस्क है, भारत में इसकी स्थिति अच्छी है, यानी हम दुनिया में तीसरे, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोहे के दुनिया के अंदर। तो इसके हिसाब से आयरन में हमारी स्थिति ऐसी है। पहले नंबर पे आता है चाइना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर चाइना करता है। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पे आता है भारत। हम चूंकि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं करते हैं जितनी अमेरिका चाइना करता है, तो हम लोहे को बेचते भी हैं भारत से। आयरन को हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वो एक्सपोर्ट हम भारत के कुछ चंद बंदरगाहों के माध्यम से करते हैं। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि आयरन और मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो बंदरगाह जो इसमें शामिल हैं ये हैं मरमागांव। मरमागांव गोवा में है, गोवा का जो पोर्ट है उसे मरमागांव बोलते हैं। उसके अलावा विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा जो है पारादीप ये उड़ीसा में है। उसके अलावा मैंगलोर ये कर्नाटक में है। और उसके अलावा हल्दिया ये बंगाल में है। तो भारत में ये जो है 5 पोर्ट हैं, बंदरगाह, जहां से हम आयरन ओर यानी लौह अयस्क को भारत से निर्यात करते हैं उन देशों में जहां पर लोहे का ज़्यादा काम होता है। जैसे जापान है, जापान में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसे चाहिए लोहा बड़ी मात्रा में। जर्मनी में है, उसे चाहिए लोहा बड़ी मात्रा में। फ्रांस है, उसे चाहिए लोहा बड़ी मात्रा में। अमेरिका है, उसे चाहिए। चाइना है, उसे चाहिए। तो हम इन बंदरगाहों के माध्यम से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो आयरन है, जो लोहा है, ये ओर के रूप में मिलता है। ओर का मतलब होता है अयस्क। अयस्क का मतलब ये होता है कि इसके अलग अलग रूप होते हैं और ये अलग अलग रूपों में मिलता है हमें। तो ये कौन कौन है? इसके 4 रूप हैं, और ये जो 4 डिवीजन हैं ये परजेंसी ऑफ आयरन परसेंटेज, यानी लौह के उपस्थिति के आधार पर ये 4 कैटेगरियां। तो सबसे बेस्ट किस्म का जो ओर है लोहे का, दैट इज द हेमेटाइट। ये जो हेमेटाइट है, इसमें जो लोहे के, ये लोहे का ऑक्साइड है, एक तरह से आयरन ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है हेमेटाइट का, ये कलर जो है लाल, रेड और गेरुआ तरह का जो है इसका कलर होता है। और इसमें जो लोहे की मात्रा है, परसेंटेज ऑफ आयरन, ये परसेंटेज ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा है, 60 to 70%। तो जैसे आप देखते हैं कि लोहा तो कई तरह का होता है। जो गाड़ियां बनी हमारी वो भी लोहे की होती हैं, जो घरों में हम सामान इस्तेमाल करते हैं वो भी लोहे का होता है। तो इन सारे लोहों में एक जैसा गुण नहीं है। एक लोहा सॉफ्ट होता है, एक लोहा हार्ड होता है। तो जिसमें लोहे का परसेंटेज, आयरन परसेंटेज ज़्यादा हो, वो लोहा उतना हार्ड होगा। अब जैसे गाड़ियों का इतना सा रॉड होता है, बहुत ही मजबूत होता है, टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब उसमें आयरन परसेंटेज ज़्यादा है। एक लोहा की इतनी मोटी रॉड बड़ी आराम से मोड़ रही होगी, तो इसका मतलब उसमें आयरन का परसेंटेज कम है। तो इसके आधार पर होता है। तो सबसे बेस्ट किस्म का ओर होता है इसमें हेमेटाइट, जिसमें आयरन 60 to 70% है। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। कहाँ मिलेगा ये? भारत में कौन सी जगह पर ये आयरन मिलता हमें? तो ये धारवाड़ की जो चट्टानें तुम्हें पीछे बताई थी, धारवाड़ और कुडप्पा, वहां पर ये लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। दूसरा है इसमें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में आयरन का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, और ये 60 to 65% के आसपास इसमें आयरन होता है। और ये कहाँ मिलेगा हमें मैग्नेटाइट? तो मैग्नेटाइट जो है मूल रूप से हमें तमिलनाडु राज्य में मिलता है। तमिलनाडु राज्य में जो आयरन माइंस है, लोहे की खान है, ये वहाँ पे 2 जगह पे, एक तो सलेम है और एक जो है तिरुचिरापल्ली। ये 2 जगह हैं तमिलनाडु में जहाँ पर ये वाला लोहा मिलता है। इसके अलावा ये कर्नाटक
और कर्नाटक में मिलेगा। और कर्नाटक में दोनों जो रॉक्स मैंने बताई थी अभी, धारवाड़ और कुडप्पा, ये वहां पर भी मिलेगा। तो भारत में अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 प्रकार के आयरन ओर में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा है, तो ये तो बेस्ट वाला है पहले वाला, बट ये भारत में कम है। भारत में ये वाला ज्यादा मिलता है, मैग्नेटाइट। जैसे हम कोयले में बता रहे थे कि कोयले में एंथ्रेसाइट कम है, और जो दूसरा वाला है बिटुमिनस वो भारत के अंदर है। तो यहां पर ये वाला लोहा ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तीसरा हो गया इसमें लिमोनाइट। लिमोनाइट, अभी जो लिमोनाइट लोहा है, आयरन ओर है, इसमें जो है ये ऑक्सीजन, आयरन और जल, इन तीनों का मिश्रण होता है इसमें। लिमोनाइट ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन, इससे बनता है। इसीलिए इसको हाइड्रेटेड आयरन भी बोलते हैं। हाई, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा है, तो हाइड्रेटेड आयरन भी बोलते हैं। इसका रंग पीला होता है, पीले रंग का है, और इसमें आयरन की मात्रा 35 से 50% तक होती है। और जहां पर जो चट्टानें लेयर वाली होती हैं, परतदार चट्टान, उन चट्टानों में मिलेगा। हालांकि ये सारी की सारी रॉक्स कैसी वाली होंगी, या तो ये होंगी इग्नियस, और या तो होंगी मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये वॉल्केनो के फटे हुए वाले हिस्से में ही होंगे। तो ये उन्हीं जगह पर होगी। ये हो गया लिमोनाइट। और चौथे प्रकार का और सबसे कम लोहे के परसेंटेज वाला और होता है सिडेराइट। ये जो सिडेराइट है, इसमें 10 से 40% ही आयरन परसेंटेज होता है, और इसमें कार्बन का, ये लोहे और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। इसका रंग जो है भूरा होता है, ब्राउन, और इसे हम आयरन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम आयरन ओर की बात करेंगे तो ये 4 तरह के जो है इसके ओर हैं। इनमें डिफरेंस परसेंटेज के आधार पर है, और ये जो है हमें भारत के अलग अलग जगहों पर मिलेगा। बट ये चारों आयरन ओर भारत के एक पर्टिकुलर ही लोकेशन में मिलेंगे, और उस लोकेशन को एक नाम से बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? क्या क्या? पेनिनसुलर इंडिया। अभी शुरू में बता रहा हूं तुम्हें, प्रायद्वीपीय भारत है वो, जहां पर ये मिलेंगे हमें। यानी पेनिनसुलर इंडिया से बाहर नहीं है, ये सारी चीजें उसी में है। अब ये जो लोहे का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इसको बांट दें, तो जैसे मैंने कहा ये पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा हमें। तो ये जो है नीचे वाला जो हिस्सा है भारत का, वहीं पर मिलेगा। और वहां पर मिलने का एक कारण क्या है? हैं? हाँ, इग्नियस रॉक में मिल सकता है। और इग्नियस रॉक वहीं मिलेगी जहां ज्वालामुखी फटा होगा, लावा से रॉक्स बनी होंगे। तो इसीलिए ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पर हमें जो है इसको हम ऐसा बांट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड और उड़ीसा। दूसरा है सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरा है पेनिनसुलर इंडिया, कर्नाटक और गोवा। और चौथे में अदर्स, यानी थोड़ा बहुत है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। बट जब आप इसके मेन मेन लोकेशन में जाएंगे तो ये है झारखंड और उड़ीसा वाला हिस्सा। दूसरा ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला हिस्सा। ये यहाँ पे कर्नाटक वाला हिस्सा। ये यहाँ पे ये कुदेरमुख सेक्टर है कर्नाटक में। और उसके अलावा गोवा और महाराष्ट्र वाला हिस्सा। ये भारत के वो भाग हैं जहाँ पर हमें लोहे का वितरण देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी जगहों पर ये आयरन मिलेगा। ठीक है? कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? तो लोहा, जिस तरह से उद्योगों में लोहा
प्रगति का एक सूचक होता है कि अगर बहुत तरक्की की है तो मजबूत धातु के कारण की है। ऐसे ही मनुष्य में भी अगर प्रगति होती है तो किससे होती है? शरीर के हिसाब से तो सभी एक ही जैसे हैं, सभी में हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ब्लड है, सभी चीजें। तो अंतर किस बात का होता है आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन? इरादा, इरादा। और वो इरादा लोहे की तरह मजबूत अगर जिसका है वो भी तरक्की करेगा। और इसीलिए ऐसे मजबूत इरादे वाले लोगों का उदाहरण भी है भारत में। कौन सा है? हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या उदाहरण है उनमें? उस दौर की भारत की सबसे बड़ी जटिल समस्याओं में से एक समस्या थी देसी रियासतों का विलय करना। भारत में 600 से ज्यादा देसी रियासत है। देसी रियासत मतलब जहां राजा होते थे, और वो राजा अब किस तरफ जाएंगे? भारत में मिलेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, या अलग रहेंगे? उस दौर की सबसे बड़ी समस्या थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोहे जैसे दृढ़ इरादों के व्यक्ति थे, और उन्होंने जो है बिल्कुल निर्धारित कर लिया कि मैं देशी रियासतों को सबको जोड़ करके कहाँ जोड़ दूंगा? भारत में। ऐसा दृढ़ इरादा उन्होंने शुरू किया। अंग्रेज भी इससे सरप्राइज थे कि एक आदमी इतने कम समय में सबको जो है मना करके और अपने साथ जोड़ करके भारत का हिस्सा उन्हें बना देता है। तुम विद्यार्थियों में जिन्हें भारत की सबसे बड़ी और जटिल परीक्षाएं पास करनी होती हैं, आईएएस पीसीएस परीक्षाएं, तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही मजबूत दृढ़ इरादा चाहिए होता है। तो इरादा ज्यादा मजबूत होना चाहिए, बाकी चीजें उस महत्व की नहीं है। इसीलिए जो है आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, छोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क अगर पड़ता है तो एकमात्र चीज से, वह है आपके इरादे। तो लोहे जैसा इरादा रहना चाहिए, तभी जाके आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। और जब जब हमारा इरादा डगमगाता है तो हम कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च शिखर नहीं पा सकते। अगर आपको अपना बेस्ट हासिल करना है तो पहले इरादा मजबूत कीजिए। अब अगर आपको ये वाला हिस्सा पढ़ना है और आप ये चाहते हैं कि हर हाल में मैं इस पे कमांड लाऊं, तो आपको इसको पढ़ने से पहले आपका इरादा मजबूत हो जाना चाहिए कि मुझे भारत में मिनरल से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां जो जुटानी है, एक साथ करनी है, और इन सबको जो है जानना है। तो इरादा पहली बात है। जब इरादा मजबूत है तो आपने पढ़ना शुरू किया। दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं इसके अंदर, बहुत सारी जानकारियां, उनको रिलेट करना है। बट आपका इरादा मजबूत है तो आपने उसे एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, एक समय के बाद आप उसके अधिकतम हिस्से को अपने नियंत्रण में ला चुके हैं। ये आप कर पाए अपने दृढ़ इरादे के कारण। तो ये तमाम जो बातें हैं ये हमें प्रेरित करती हैं कि इस तरह से हमें पढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा जोड़ना है। नहीं तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, कहते हैं इस टॉपिक में बहुत सारे फैक्ट हैं, इस टॉपिक में बहुत सारे चीज़ें हैं, बड़ा टेंशन वाला काम है या बड़ा इरिटेशन वाला काम है। बट जब आप इरादा नेक रखते हो और इरादा वो भी सपने के लिए रखते हो, तो फिर आपको ये सारे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है और आप बड़े अच्छे से इसे हैंडल कर लेते हैं। हर चीज़ को पढ़ने से पहले आपके इरादे मजबूत हैं, और इरादा किसी सपने के लिए आपने बना रखा है, तो फिर आप प्रत्येक टॉपिक को उतनी मजबूती से पढ़ेंगे। और जैसी नींव और फाउंडेशन और उत्पाद लोहे से बनते हैं, वैसी चीज़ें, ऐसी मजबूत चीज़ें आप अपने जीवन के लिए बना सकते हो। तो इरादों के साथ में पढ़िए। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन।
दूसरा महत्वपूर्ण जो है हमारे पास जो है धातु है मैग्नीज। ये जो मैग्नीज है ये रंग में तो काले रंग की होती है और हार्ड भी होती है, यानी कठोर धातु है, बट लोहे की तरह हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जो मैग्नीज धातु है ये लोहे की तरह हार्ड है, काली है और मजबूत भी है। और हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं कौन सी चीज को बनाने के लिए करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल स्टील बनाने में करते हैं, लेदर बनाने में करते हैं, ग्लास कांच बनाने में करते हैं, फोटोग्राफी प्लेट और बाकी चीज़ों को बनाने में करते हैं। इन जगहों पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये देखें कि ये मिलेगा कहाँ भारत के अंदर, तो भारत में जो है मैग्नीज धारवाड़ की चट्टानें, जो धारवाड़ की रॉक्स हैं वहाँ पर ये हमें मुख्य रूप से मिलेगा। तो धारवाड़ की चट्टानों में जो है मैग्नीज सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा हमें। और यहाँ पर पूरे विश्व का जितना मैग्नीज होता है उसका लगभग 5.32% उत्पादित होता है। तो इसके हिसाब से भारत का रैंक दुनिया में 7वां है, 7th रैंक पर आता है इंडिया, यानी इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। और इसके जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर हमें मिलेगा धारवाड़ की चट्टानों में, उसमें जो है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर ये हमें मिलेगा। अगर क्वेश्चन को उसने ऐसा पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो तब हम जाएंगे मध्य प्रदेश इसमें सबसे पहले नंबर पे है। और मध्य प्रदेश में जो है कुछ पर्टिकुलर जगह हैं जहां पर जो है मैग्नीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें मिलेगा। तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। ये प्रमुख जगह हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बालाघाट क्षेत्र है, बालाघाट पर भी क्वेश्चन आ रखे हमारे पास कई बार। बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, झाबुआ है, देवास है, ये वो जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर मैग्नीज हमें अधिकतम मिलेगा। दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये 3 जगह हैं जहां मैगजीन हमें अधिकतम मिलेगा। और तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा में सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट और संबलपुर वो जगह हैं जहां पर मैग्नीज जो है हमें अधिकतम हासिल होगा। तो ये भारत का अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल है। तो हमें दोनों तीनों चीजें ध्यान रखनी इसकी कि इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मिलता कहाँ है और कौन से राज्य में इसकी स्थिति क्या है। इसमें प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके ऊपर अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर हमें ज्यादातर जो है मैग्नीज मिलेगा। तो जो है ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है जहां पर ये सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का नागपुर वाला हिस्सा, ये कोरापुट वाला हिस्सा है जहां पर जो है मैग्नीज हमें अधिकतर मात्रा में हासिल होगा। तो आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है, मैप के साथ भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मिलेगा ये, और बाकी वैसे जो है दोनों हिसाब से। तो ये जो है भारत का दूसरा महत्वपूर्ण खनिज हुआ। तीसरा खनिज है कॉपर, तांबा, जो कम मिलता है भारत में, हम इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो कॉपर, इसका इस्तेमाल हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो जितने भी बिजली वाले उद्योग हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चीज़ें बनती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल है, इंडस्ट्री उद्योगों में इसका इस्तेमाल है, टेलीफोन बनाने में इसका इस्तेमाल है, रेडियो बनाने में इस्तेमाल है, टेलीविज़न बनाने में इस्तेमाल है। तो जितने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन सभी जगहों पर हम कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल करते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले ये धातु ढूंढी गई तो उन्होंने फिर कुछ अलॉयज बनाए थे। अलॉय का होता है मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या किया उन्होंने, इन्होंने तांबे के साथ क्या मिलाया, टिन, और जब टिन मिलाया तो उससे क्या बना, ब्रॉन्ज।
ये ब्रॉन्ज बन गया कांसा। इसी तरह से उन्होंने जो है तांबे के साथ क्या मिलाया, जिंक, और जिंक को मिलाने से क्या बन गया, ब्रास। तो इस तरह से तांबे को दो अन्य धातुओं के साथ में मिलाने पर हमें तीसरी धातु मिल जाती है, और ऐसी धातुओं को कहते हैं हम मिश्र धातु या अलॉइज। तो ये भी बनते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि भारत में कहां कहां पर जो है तांबा मिलेगा हमें, तो भारत में मध्य प्रदेश में मिलेगा बालाघाट वाला क्षेत्र में, उसके अलावा सिक्किम में मिलेगा, भूटांग, भूटांग जगह है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिलेगा, उसके अलावा झारखंड के घाटशिला में मिलेगा, और राजस्थान के झुंझुनू जगह पर मिलेगा। ये वो प्रमुख जगह हैं जहां पर जो है हमें कॉपर मिलता है, यानी तांबा। तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी शहर प्रसिद्ध है, जहां पर उसके उत्पाद हमें मिलते हैं। खेतड़ी, खेतड़ी में माइंस भी हैं, खाना मतलब माइन भी है वहां पे। तो भारत में अगर हम जो है रॉक के हिसाब से जाएंगे, चट्टानों के हिसाब से जाएंगे, तो चट्टानों में हमें ये तांबा मिलेगा धारवाड़ में, और उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में। भारत में तांबे से संबंधित कामों को करने के लिए एक कंपनी सरकारी बनी है, और इस सरकारी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। ये सरकारी कंपनी है जो तांबे से संबंधित काम को देखती है। और उसके अलावा हम, जैसे हमने कहा कि तांबा कम मिलता है भारत में, और जबकि ज़रूरत हमारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट, खरीदना पड़ता है। तो जिन देशों से हम तांबे का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन देशों में चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और ईस्ट अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन जगहों से हम कॉपर को इंपोर्ट भी करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो ये हैं तांबे से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र। और अगर आप इसको मैप के साथ में देखेंगे, तो आप मैप में इसको इस तरह से देख सकते हैं। यह है खेतरी, उदयपुर ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, ये जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, और उधर से हजारीबाग और सिंहभूमि ये जो है बिहार झारखंड वाला हिस्सा हो गया। तो ये वो लोकेशन है जहां से हमें कॉपर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट यहाँ से, कन्फ्यूजन किसी को, क्लियर?